ना पत्थर की चमक है, ना नगीने की चमक है। चेहरे पर सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ नहीं मिला। जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केत की कहानी सक्सेस की। वो जो अंधेरी रातों में अकेले कभी पढ़ाई किया करता था, आज नाम के अनुसार उसके शोहरत का प्रकाश पूरे झारखंड में फैल रहा है। बात कर रही हूँ मैं राहुल प्रकाश जी की। जेपीएससी ने नतीजे जारी किए, 11वीं से 13वीं जेपीएससी, और जब रिजल्ट आता है उसे चेक किया जाता है लैपटॉप पर। तो हमारे साथ राहुल जी बैठे हैं, इन्होंने भी चेक किया और उसके बाद ये चेहरा एक आम चेहरे से खास चेहरे तक का सफ़र तय कर लेता है। बिना वक्त जाया किए, क्योंकि आप सुनना चाहते हैं राहुल जी को, उनसे बात करती हूँ और जानती हूँ उनकी पूरी जर्नी को। मुझे पता है शायद आप भी जीवन के किसी ऐसे मोड़ पर होंगे जहाँ हो सकता है कि राहुल जी की कहानी आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन जाए। नमस्कार राहुल जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। ओके, मतलब बिहेवियर वाइज बहुत अच्छे हैं या फिलहाल स्टेट ऑफ हेल्थ ऐसा है? फिलहाल स्टेट ऑफ फीलिंग बहुत अच्छा है। अच्छा है। कैसा लगता है ऑन द टॉप ऑफ स्काई, ऐसी कुछ फील होता है? मतलब लगता है कि एक बैकअप में, मतलब एक बहुत ही अच्छा पोजीशन मिल गया है जी। तो बहुत अच्छा, बहुत रिलीव्ड फील होता है। एक लंबी जर्नी थी तो फाइनली अब रिलीव्ड फील होता है। रैंक आपकी क्या रही और कौन सा सर्विस अलॉट होने की उम्मीद है? मुझे 29th रैंक आई है। Okay. और मुझे झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अलॉट हुई है। ओके। एक उस राहुल की जब मैं बात करूँ जो गुमनाम था, पहचान थी, आसपास वाले जानते थे, और एक अब वो राहुल बन गए हैं जो कल एक कुर्सी संभाल रहे होंगे, उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां होने वाली हैं। अपने सफ़र को, ये जो सफ़र रहा आपका, उसको कैसे देखते हैं? मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, जी। मतलब कॉलेज का इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है मेरा। उसके बाद फिर मैंने 4 साल जॉब की थी। Okay. और उसके बाद मैंने प्रिपरेशन चालू की थी। तो एक लंबा प्रिपरेशन भी रहा है और एट द एंड मुझे लग रहा है कि अब मतलब मैंने गोल अचीव कर लिया है, तो एक अंदर से एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग तो रहती है। ओके। इंजीनियरिंग कब की आपने? मैंने 2014 में मैं ग्रेजुएट किया हूँ बीआईटी मिश्रा से। ओके। और मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। और उसके बाद फिर मैं 4 साल हैदराबाद में जॉब कर रहा था। उसके बाद फिर मैंने जॉब छोड़ा और मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चालू किया। तो उसके मैंने मतलब मेरे सारे अटेम्प्ट्स हो गए हैं। ओके। और इंटरव्यू तक पहुंचा, बट फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया। तो लेकिन इंटरव्यू तक आप पहुंचे थे? हाँ, इंटरव्यू तक मैं पहुंचा। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। अच्छा, झारखंड जो सर्विसेज है, जेपीएससी की जो है एग्जाम्स, वो आपने मतलब ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। इसके पहले वाले जो अटेम्प्ट था 2021 में, वो मैंने फॉर्म भरा था, बट वो मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया क्योंकि उस टाइम जस्ट अगले महीने यूपीएससी का प्रीलिम्स था। तो ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। पहली बार ही जेपीएससी आपने दिया? हाँ। ओके। पढ़ाई आपकी कहाँ से हुई, क्योंकि आप धनबाद से ही हैं पर्टिकुलरली? कहाँ से, कौन कौन से स्कूल से आपका मतलब पूरा जीवन गुजरा है? मैंने नर्सरी से लेके 12th तक दिल्ली पब्लिक स्कूल से ही पढ़ा है। अच्छा, लगातार एक ही? लगातार, हाँ। ओके। दिल्ली पब्लिक से? हाँ। कैसा रिएक्शन रहा दिल्ली पब्लिक वालों का? मतलब काफ़ी टाइम हो गया है तो ऐसे स्कूल से तो ज़्यादा कांटेक्ट नहीं है। ओके। हाँ। लेकिन स्कूल के लिए दिल में जगह है? हाँ, स्कूल के लिए तो हमेशा रहेगी। मतलब 14 साल रहा हूँ तो अभी भी जब मैं कार्मिक नगर से क्रॉस करता हूँ तो लगता है कि हाँ, यहाँ पे स्कूल था। बिल्कुल। अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा, जब जर्नी होती है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, अप्स थोड़े कम ही आते हैं, डाउन्स ज़्यादा आते हैं, सबसे ज़्यादा आपके लिए वो मोमेंट कौन सा था जब लगा कि अब ब्रेक हो जाएंगे, सैटर हो जाएंगे, ऐसा कुछ? मतलब कोई भी जब तैयारी करता है तो उसके लिए एक सबसे ड्रेडेड मोमेंट जिसको कहते हैं वो तब होता है जब वो पीडीएफ आता है रिज़ल्ट का और उसमें वो सर्च करता है अपना रोल नंबर और आता है नो रिकॉर्ड्स फाउंड। तो ये बहुत ही ख़राब सिचुएशन होता है। और जब यूपीएससी का फाइनल रिज़ल्ट आया था, जब मैंने इंटरव्यू दिया था, तो उस टाइम पे फिर मैंने सर्च किया तो मेरा नाम नहीं था।
तो उस टाइम पे बहुत बुरा लगा था। अब लगा था कि मतलब अब मतलब मेरी पहले भी जॉब बैकग्राउंड थी, तो मेरे को था कि अब वापस जॉब ज्वाइन कर लिया जाए या क्या किया जाए। तो उस पॉइंट पे थोड़ा लो था, लेकिन फिर फैमिली थी, फ्रेंड्स थे, तो इन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं एक बार और कुछ और ट्राई करके देखो। तो फिर फाइनली इधर सिलेक्शन हो गया। बच्चे बोलते हैं कि जब एग्ज़ाम्स नहीं निकल रही होती हैं तो ताने बड़े मिलते हैं, और आप तो फ़िलहाल शायद पता नहीं आपको सुनने को मिला या नहीं, बहुत से लोग ये भी बोलते हैं शादी कब करोगी इसकी, सेटल डाउन कब होगा। ऐसे क्या मतलब ऐसी परिस्थितियाँ आपके साथ भी बनी थी? ऐसे परिस्थितियाँ तो होती हैं, मतलब लेकिन एक पॉइंट पे आपको अपना एक फ्रेंड सर्कल बना लेना होता है। जी। एक ऐसा फ्रेंड सर्कल जो या तो आपके साथ तैयारी कर रहा है, या तो आपके पुराने दोस्त जो स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, जो फैमिली में सपोर्टिव लोग हैं, और उनसे ही इंटरेक्शन करना होता है। बाकी मतलब लोग तो कहते ही रहेंगे, उसका कोई एंड नहीं है। जी, जी। तो आपको बस पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, वो आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो ये तो मतलब जर्नी का पार्ट है, और एक पॉइंट के बाद आप हैंडल करना भी सीख जाते हैं। ओके, मतलब मास्टर कर लेना इसमें कि कैसे मास्टर कर लेना, और जो लोग नेगेटिव बोल रहे हैं उनको आप कट आउट कर दीजिए, मतलब उनसे बात मत कीजिए। जी। और एक सर्कल रहता है जो सपोर्टिव रहते हैं, ऐसे लोगों का सर्कल रहता है जो आपके साथ तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनके साथ बहुत अच्छा कन्वर्सेशन होता है, डिस्कशन होता है, और मतलब होता है कि बस अब निकल जाएगा, सफ़र है और धीरे धीरे पार हो जा रहा है, और मतलब आप ग्रो ही करते हो, जी। पढ़ते रहते हैं, डेली पढ़ना होता है, तो फिर आप एक ग्रो करते करते उतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि लोग फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है। मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था वो पल जब आपने चेक किया और बताया ओके क्वालिफाई हो गया है? तो इस बार जैसा कि आपको पता है कि रिज़ल्ट जो आया वो रात में 2:30 बजे आया है। जी। तो शाम से हमें पता था कि आज रिज़ल्ट आ सकता है, और मीटिंग्स हो रही थी। कुछ लोग रांची में जेपीएससी ऑफिस के बाहर चले गए थे, जी। तो हम लोग भी जागे हुए थे, और फ़ोन पे सब टेलीग्राम ग्रुप्स पे चेक कर रहे थे कि कब आएगा करते करते फिर 1 बजे सो गए। नींद आ गई कि अब पता नहीं अब आएगा कि कब आएगा। बिल्कुल। और फिर रात में 3 बजे एक फ्रेंड का कॉल आया, और फिर उन्होंने बोला कि आपका हो गया है। रात और 3 बजे? रात 3 बजे। ओके। तो एक पॉइंट पे लगता है कि पहले खुद से एक बार चेक कर लें, बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को ये भी था कि इस बार है, क्योंकि उसने बता दिया है पहले ही देख के, तो वो सर्च करने वाला जो मोमेंट होता है डर का, वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। ओके। तो मेरे को पता था कि रैंक 29 आई है, और सीधे मैंने पीडीएफ खोला और सीधे स्क्रॉल करके 29 पे गया, तो रोल नंबर भी याद रहता है। तो देखा कि हाँ मेरा ही है। तो मम्मी पापा सो रहे थे, तो फिर मैंने उठाया। 3 बजे रात को, मतलब 3 बजे रात को दिन का नज़ारा था। दिन का नज़ारा था। और फैमिली में भी आपको रखता है कि अब किसको इन्फॉर्म, इतनी सुबह कैसे कॉल करें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर लोगों को मैसेज ही किए, और फिर जब सब लोग उठते अपने टाइम के हिसाब से 5 बजे 6 बजे, तो फिर वो उठे, फिर उनका कॉल्स आया। उसके अगले दिन बहुतों से मैंने सुना है कि जिस दिन वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, इतने कॉल्स और मैसेजेस आते हैं कि वो थक जाते हैं जवाब देते देते। आपका भी कुछ ऐसा ही हाल था क्या? हाँ, काफ़ी लोगों से उस दिन बात हुई जिनसे सालों से बात नहीं हुई थी। जी। तो वो तो होता है। वो होता है। ओके। आजकल डिस्ट्रैक्शंस बड़े हैं, सोशल मीडिया खुद में एक डिस्ट्रैक्शन है, लाइफ में भी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है। कैसे टैकल कर सकते हैं उसको? क्योंकि बच्चे पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब से, और यूट्यूब खोलकर चैनल बदलकर रील्स सेक्शन में चले जाते हैं। कैसे इसको टैकल किया जाए? मतलब इसके लिए तो सबसे ज़्यादा एक आपका मोटिवेशन फैक्टर होता है। मतलब आपको अंदर से कुछ डिसिप्लिन होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आप सोशल मीडिया को ऑल टुगेदर बंद कर दें। जी। सोशल मीडिया भी ज़रूरी होता है, उससे भी थोड़ा इंटरटेनमेंट होता है, लेकिन एट द एंड आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं वो उसका आपके रिज़ल्ट पे, आपके प्रिपरेशन पे क्या असर पड़ रहा है। तो सोशल मीडिया देखिए, लेकिन मॉडरेशन में देखिए, इंटरटेनमेंट के लिए देखिए, उससे आपका दिमाग रिलैक्स हो जाएगा, फिर आप वापस से कोर्स पे आ जाइए। तो इंटरनल डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक पॉइंट पे जब मतलब आप खुद अपने हार्डशिप्स देख रहे हैं, फेलियर्स देख रहे हैं, तो खुद से ही आने लगता है कि नहीं अब ये करना सही नहीं है। तो मतलब सेल्फ कंट्रोल करना होगा। सेल्फ कंट्रोल से ही अल्टीमेटली तो सेल्फ कंट्रोल ही है, क्योंकि हर समय आपको कोई देख नहीं सकता है। बिल्कुल। अगर आप किसी को चीट करना चाहें कि आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि पढ़ो, आप नहीं पढ़ रहे हो, अब फ़ोन आ गया है, आप फ़ोन पे कुछ भी कर रहे हैं, पेरेंट्स जनरली अगर टेक्नोलॉजी उनको नहीं पता है तो उनको लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं, तो आप मतलब एक तरीके से खुद को ही धोखा देते हैं। बिल्कुल। तो वो इंटरनल डिसिप्लिन आना बहुत ज़रूरी है, और अंदर से ही आता है वो। आजकल
क्योंकि ज़माना बदल गया है। पहले लोग बोलते थे पहले सेटल डाउन हो जाऊँ फिर शादी के लिए सोचूंगा। आजकल बहुत से बच्चे ड्यूरिंग प्रिपरेशन भी रिलेशन में होते हैं, या उनका है कि नहीं मुझे आगे फ्यूचर में जाके इसके साथ सेटल होना है, वो डिस्ट्रैक्शन का फेज होता है। 2 चीज़ें जानना चाहूँगी। एक पर्सनल सवाल है, आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा नज़ारा था क्या कि प्यार हो गया या समथिंग और उसके बाद आगे सेटल होना है? और दूसरा, जो बच्चे ये फेस कर रहे हैं उनको सपना भी प्यारा है और साथ में वो पार्टनर भी, कैसे बैलेंस करें इसको? मतलब पहला तो ये कि दोनों चीज़ एक्सक्लूसिव नहीं होता है। अगर आपको कोई पसंद है तो उससे भी सपोर्ट काफ़ी मिलता है और वो सपोर्ट भी आपको हेल्प करता है। तो मेरे साथ भी था, मेरे स्कूल की लड़की थी, अभी तो हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है। ओके, ग्रेट। तो वो थी और वो काफ़ी सपोर्टिव थी। तो एक तरीके से वो सपोर्ट का भी फैक्टर रहता है, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन भी होता है। तो आपको वो चीज़ बैलेंस करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ऐसे में, तो आप उसको बंद कर दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत अच्छा है और सपोर्टिव है और आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो फिर आप कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैलेंस किया जा सकता है। Okay. जो पेपर्स होते हैं जेपीएससी के, पहले तो पीटी पर आऊँगी। बहुतों के लिए पीटी ही एक हर्डल होता है, क्योंकि मेंस तो तब लिखेंगे जब निकलेगा पीटी। पीटी निकालने के लिए परफेक्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी? कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें करना मस्ट है? देखिए, प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको फैक्ट्स याद करने होंगे और फैक्ट्स को याद करने के लिए आप उनको नोट कीजिए, रिवाइज़ कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, तो इससे प्रीलिम्स मोर और लेस हो जाता है। कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए? मतलब 1-2 कोचिंग इंस्टीट्यूट के, या केवल एक से भी चलेगा? मतलब सबका लेवल ऑफ प्रिपरेशन अलग होता है। तो अगर आप मॉक दे रहे हैं तो आपको मोर और लेस पता होता है कि इतने मार्क्स आप एम कर रहे हैं एग्ज़ाम में जी। तो जैसे कि अगर झारखंड की बात करें तो हमें पता है कि मोर और लेस 125 के आसपास रहता है कट ऑफ। तो आप अगर मॉक दे रहे हैं और आपका 130 आ रहा है या 120 भी आ रहा है, तो आपको पता है कि आप क्लोज हैं। तो उस केस में आप थोड़े बहुत मॉक से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मान लीजिए 100 के आसपास ही आ रहा है, क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा मॉक करना पड़ेगा। और आप जैसे मॉक टेस्ट देते हैं तो उसके सॉल्यूशंस देख के भी आप सीख सकते हैं। उसमें जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए उसको आप नोट्स बना लिए और अगली बार उसको भी रिवाइज कर लिए। तो धीरे धीरे मॉक करते करते आपका प्रिपरेशन भी होता है एक तरीके से। ओके, मेंस के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही? क्योंकि एक बड़ा उसमें प्रॉब्लम आता है लोगों को आंसर राइटिंग का, फॉर्मेट क्या होनी चाहिए, इवैल्यूएशन कहाँ से कराएं, कौन सी टेस्ट सीरीज अच्छी है, उसको लेकर क्या सजेस्ट करेंगे? मेरा थोड़ा यूपीएससी का बैकग्राउंड था, तो मुझे मेंस में मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करना था। जो झारखंड में अलग था यूपीएससी से, वो करना था। और अपने यूपीएससी के आंसर्स को झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस के हिसाब से करना था। क्योंकि क्या होता है कि दोनों एग्ज़ाम का पैटर्न अलग है। यहाँ पे पर क्वेश्चन ज़्यादा लिखना होता है और क्वेश्चन थोड़े सिंपलर होते हैं, और यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि वहाँ नहीं होते हैं। तो मेरे को वही एडजस्ट करना था, अपना उधर का प्रिपरेशन को इधर एडजस्ट करना था। वो आपका प्रिपरेशन जो है वो माइलस्टोन साबित हुआ इसके लिए भी क्या? हाँ, तो मेरा एक बेस क्लियर था। तो मेरे को बस टेस्ट सीरीज़ करना था, ताकि मेरे को आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चंस को लिखते हैं। तो यहाँ से मैंने टेस्ट सीरीज़ की रामकृष्ण IAS से। हाँ, और मैंने टेस्ट लिखे और जो टॉपर्स की कॉपीज़ थी उनको मैं देखता था, उनसे नोट्स बनाता था। और मोस्टली इसी से हो गया मेरा। टॉपर्स की कॉपीज़ मतलब कहाँ से मिली आपको? मतलब यहाँ पे क्या होता है कि टेस्ट सीरीज़ में एक ग्रुप रहता है टेस्ट सीरीज़ का, उसमें सब लोग जब आंसर्स इवैल्यूएट होते हैं तो वो लोग शेयर कर देते हैं लिस्ट ऑफ कॉपीज़ और मार्क लिस्ट भी, कि इनको सबसे ज़्यादा नंबर आए। तो मैं क्या करता था कि वो मार्क लिस्ट उठाता था, उसमें से ऊपर से जो इंग्लिश मीडियम के कॉपीज़ हैं वो खोलता था और उसके आंसर्स को अपने आंसर से मैच करता था। उनमें जो एक्स्ट्रा चीज़ मुझे लगता था वो मैं नोट कर लेता था। और जैसे मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं आपको क्वेश्चंस में, तो कुछ क्वेश्चन जो मैं नहीं अटेम्प्ट कर रहा हूँ और उन्होंने लिखा है, तो वो क्वेश्चंस के भी मैं नोट्स बना लेता था। तो इसके थ्रू मतलब मेन स्पेसिफिक प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से हो गई। रामाकृष्णा IAS अकेडमी कैसे इसने आपकी जर्नी को सेव किया और लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे इसके बारे में? मैंने यहाँ से 3 कोर्सेज़ लिए हैं। पहले मैंने खोटा लैंग्वेज किया है, GS टेस्ट सीरीज़ किया है और इंटरव्यू गाइडेंस किया है। तो जब प्री का रिज़ल्ट आया उसके बाद यहाँ पे एक लैंग्वेज पेपर होता है खोटा, मतलब कोई भी आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, उसमें से मैंने खोटा लिया। तो उसका मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो यहाँ पे मैंने सर को कॉल किया, तो सर से मैंने बात की, तो सर का रेफरेंस एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू ही मिला मेरे को।
तो सर से मैंने बात किया तो सर बोले हाँ आप खोटा ले सकते हैं, आप पहले वीडियोस देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ले लीजिए। और फिर सर ने सजेस्ट किया कि आपका बैकग्राउंड क्या है, तो मैंने बताया यूपीएससी का है, तो उन्होंने बोला कि आप जीएस की टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं। तो मैंने उसी दिन ले लिया दोनों। और खोटा के रंजीत सर के वीडियोस देखे मैंने, और उनकी क्लासेस करीब 1 महीने की क्लासेस थी। मैं लेट था लेकिन फिर मैंने कवर अप किया एक दिन में 2-3 वीडियोस देख के, और उनकी क्लासेस से बहुत कॉन्फिडेंस आ गया। सर ने बहुत अच्छा से पढ़ाया, मेरे नोट्स तैयार हो गए। एक राइटिंग का लोगों को डर रहता है, तो राइटिंग का भी प्रिपरेशन हो गया, तो मेरे को खोटा में अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ गया था। और जीएस टेस्ट सीरीज़ से मेरे को जीएस में भी कॉन्फिडेंस था। विभात सर जो है, विभात सांगडिल्ले सर, उनका कैसा आपको अप्रोच लगता है? क्योंकि आपकी जर्नी में भी उन्होंने आपको गाइड किया होगा, तो क्या कहेंगे उनके बारे में? विभात सर काफ़ी हेल्पफुल है। मेरी उनसे बात हुई थी, मेरे को याद है फ़ोन पे मैंने कॉल किया था उनको कि सर ऐसा ऐसा है, अपने बारे में बताया, और बोला कि मतलब जेपीएससी से मैं बिल्कुल ही नया हूँ लेकिन मेरा यूपीएससी का अच्छा बैकग्राउंड है जी। तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि आप खोटा कीजिए, आप जीएस टेस्ट सीरीज़ कीजिए। उसके बाद फिर इंटरव्यू के टाइम भी सर से काफ़ी डिस्कशन हुआ कि आपके प्रोफाइल के बारे में। उन्होंने क्वेश्चन सजेस्ट किए कि आप इस तरफ से प्रिपेयर कीजिए, आपके प्रोफाइल में ये कम लग रहा है तो आप इधर ज़्यादा प्रिपेयर कीजिए। फिर मैंने मॉक इंटरव्यू भी दिया, उसमें भी सर ने रिव्यूज़ दिए। मतलब पर्सनल गाइडेंस मिलता रहा? हाँ, पर्सनल गाइडेंस मिलता रहा। और मतलब किसी भी टाइम पे आप उन्हें व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते थे, तो सर बहुत हेल्पफुल है, एक्सेसिबल है सर। हाँ, और सर हेल्प करते हैं। तो मतलब यही सजेशन रहेगा कि जैसे एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, तो सब लोगों को अच्छा गाइडेंस मिल नहीं पाता है। जैसे आप ज़रूरी नहीं आप किसी सीनियर को जाने जो ऑलरेडी सर्विस में है, या फिर आपके कोई फैमिली में हो, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप जुड़ सकते हैं, आप वहाँ से आपको गाइडेंस मिलेगा। विभात सर जैसे सर हैं तो वो आपको थ्रू आउट आपकी प्रिपरेशन को गाइड कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कोचिंग नहीं भी ले रहे हैं, फिर भी सर गाइड कर देते हैं कि आप यहाँ से ये पढ़ लीजिए, यहाँ से ये पढ़ सकते हैं, यहाँ से ये पढ़ सकते हैं, तो एक गाइडेंस मिल जाता है। इंटरव्यू को लेकर, क्योंकि लोग समझते हैं कि अच्छा मेंस तक हो गया ना, इंटरव्यू तो निकल जाएगा, कुछ लोग हल्के में भी लेते हैं, कुछ लोग बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं कि नहीं सवाल क्या होंगे, जवाब क्या दूंगा। आप क्या कहते हैं, कितना इसके लिए प्रेशर लेना चाहिए और कितना रिलैक्स रहना चाहिए? देखिए, इंटरव्यू आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए नहीं होता है, आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करने के लिए होता है। तो आपके जो बैकग्राउंड है उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से आपको जानना चाहिए। आपका स्टेट हुआ, आपका डिस्ट्रिक्ट हुआ, आपका स्कूल हुआ, आपका कॉलेज हुआ, आपका जो भी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हुआ, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो न्यूज़पेपर है। मुझे याद है मैंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया पढ़ना, लोकल न्यूज़पेपर, और कंटिन्यूसली मैं 8-9 महीने तक पढ़ता रहा, क्योंकि मेंस के एग्ज़ाम और मेंस के रिज़ल्ट के बीच में थोड़ा टाइम रहा था इस बार। तो उससे मेरा बैकग्राउंड नॉलेज काफ़ी अच्छा हो गया। धनबाद के बारे में बहुत कुछ नई चीज़ें भी जानने को मिली मेरे को, झारखंड के बारे में नई चीज़ें जानने को मिली, और बैकग्राउंड वगैरह थोड़ा प्रिपेयर्ड था मेरा यूपीएससी के तरफ समय से। तो ओवरऑल आपको एक पर्सनालिटी आपकी वो रिफ़्लेक्ट होती है इंटरव्यू से, और वही वो चीज़ देखना चाहते हैं कि आप सेलेक्ट होने के बाद आप कैसा, आपका बिहेवियर है, कैसा पर्सनालिटी है जी। तो इंटरव्यू में वही देखा जाता है, उसी पे फोकस करना है, उसी पे फोकस करना है। आपको अगर आंसर नहीं आता है तो कैसे बोलना है कि आपको नहीं आता है, और आंसर अगर वो कोई चीज़ पूछ रहे हैं तो क्या पूछना चाह रहे हैं, आप कैसे स्ट्रेस को हैंडल कर पा रहे हैं इंटरव्यू में, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इन अ नट सेल अगर बात करूँ, जेपीएससी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा गाइडेंस चाहिए, एक आपको इनर सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, और मोटिवेशन चाहिए कि आपको निकालना है। तो मतलब फेलियर्स भी होती है, और वो भी पार्ट ऑफ द जर्नी है, और उससे आपको सीखना है, डिमोरलाइज नहीं होना है, और अल्टीमेटली आपको पढ़ते रहना है, तो हो जाएगा। हो जाता है। राहुल जी की जर्नी, कितने अप्स इन्होंने देखे, एक फ़िलहाल आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जेपीएससी का निकलना लैंडमार्क साबित हुआ, लेकिन इससे पहले इन्होंने वो भी बताया जो इनकी जर्नी में आप कह सकते हैं हर्डल्स के तौर पर था। जर्नी आसान नहीं होती किसी की भी, लेकिन हाँ, एक सक्सेस आपके हर उस दिन का बदला ले लेती है जब आप अकेले थे, डिप्रेस्ड थे, आपका मोटिवेशन लेवल कहीं खो गया था। और राहुल जी ने अपनी जर्नी में ये साबित कर दिया है कि अगर चाह लो तो गंगा को भी धरती पर उतार सकते हैं। फिलहाल के लिए विदा लेती हूँ, जुड़ेंगे एक नई कहानी के साथ।